हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या है कि फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं, टोपलिंग। माई सेल्फ डीजे सर दिनेश कुमार जैन फ्रॉम कोटा, माई यूट्यूब चैनल मेडिट्रेक कोटा, मेरा आईटी वाला चैनल है आईटी फिजिक्स कोटा। आज हम बात करने जा रहे हैं टोपलिंग के बारे में। नीट की एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, आपके पास 25 डेज है। ऐसा मत समझिए कि टाइम कम है तो आपको क्या है कि सेलेक्ट होने में क्या है कि कोई रोक लेगा। कम टाइम के अंदर ही क्या है कि अगर आप इफेक्टिव वन साइड प्रिपरेशन करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ढंग से देखेंगे तो 100% गारंटी से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन ही आपके क्या है कि सक्सेसफुल होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में क्या है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारी बातें भी क्या है कि आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या है कि आपको टोपलिंग के बारे में बता रहा हूं, इसलिए क्या है कि वीडियो को ढंग से देखिए। इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। एक क्वेश्चन अगर आया तो 100% गारंटी से आप क्या है कि इसे एग्जाम में सही बना देंगे, क्योंकि क्या है कि छोटी सी क्या है कि इसमें गलती हो जाती है। देखिए पहले टोपलिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट कब करता है। टोपलिंग होने की एसेंशियल कंडीशन है कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स काम करना चाहिए जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता हो। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट उससे या तो कम होता है या उसके इक्वल होता है, तब तक टोपलिंग नहीं होगी। यदि एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा तो टोपलिंग हो जाएगी। मैं सेंटर ऑफ मास की क्यों बात कर रहा हूं, जब बात करेंगे आप क्या है कि स्मूथ ऑब्जेक्ट की, तो स्मूथ ऑब्जेक्ट के केस में जब क्या है कि मोशन एक्सेलरेटरी होगी, यदि आपने सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पे क्या है कि टॉर्क लेने की कोशिश की तो वहां पे क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स भी आ जाएगा, तो आपको क्या है कि सूडो फोर्स का भी क्या है कि टॉर्क लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपका क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा बढ़ जाएगा, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क लेना है। तो देखते हैं अपन टोपलिंग को। यहां पे आपको एक क्यूबिकल स्पेसिमेन दे रखा है। स्पेसिमेन कैसा भी हो सकता है, फिलहाल मैं आपको क्या है कि क्यूबिकल स्पेसिमेन दे रहा हूं, जिसकी बेस लेंथ यहां पे एल है और उसकी हाइट यहां पे एल है। इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए इसका मास एम है। इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए हमने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है एफ। इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ। अब आप देख सकते हैं, अगर आप क्या है कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल इक्वेशन बनाएंगे तब तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये एक्सेलरेशन इसका आएगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी इसकी, नॉर्मल रिएक्शन आएगी इसकी mg। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए यहां पे क्या है कि इस एक्सटर्नल फोर्स का सेंटर मास के अबाउट आ रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन इसके क्या है कि सेंटर मास से पास होती तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉप तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली क्या है कि टॉपल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कंट्रीब्यूट करेगी इसको बचाने की, तो जितनी कोशिश कर सकती है उतनी कोशिश करेगी। तो कोशिश कैसे करेगी, देखो इस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क सेंटर मास के अबाउट किधर आएगा, क्लॉकवाइज। इस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क सेंटर मास के अबाउट किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या है कि टॉर्क किधर जनरेट होगा, एंटीवाई डायरेक्शन में। एंटीवाई डायरेक्शन में कब जनरेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि शिफ्ट होते होते कहां तक पहुंच सकती है, ज्यादा ज्यादा इस एज तक पहुंच सकती है। एज तक पहुंच गई उसके बाद तो क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगी नहीं, क्योंकि क्या है कि अगर आउट हो गई तो काम खत्म। तो देखो यहां पे क्या है कि अगर आपको क्या है कि टोपलिंग से बचाना है तो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क इस सेंटर मास के अबाउट कितना हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी यहां से l/2। तो इस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क सेंटर मास के अबाउट कितना आ रहा है, f इनटू l/2। ये किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं क्लॉकवाइज को लिख रहा हूं क्रॉस से, क्योंकि क्या है कि टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए। और ये क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क किधर आ रहा है, एंटीवाई डायरेक्शन में, इधर सेंटर मास के अबाउट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी इसकी, l/2। एंटीक्लॉकवाइज को मैंने डॉट से लिखा है इक्वल टू 0। दोनों टॉर्क को, और तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि mg का टॉर्क आएगा नहीं, mg का यहाँ पर टॉर्क आएगा नहीं, सूडो फोर्स का कोई टॉर्क आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि वो सेंटर मास से लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आई, सोल्व करेंगे, f इंटू l/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, n इंटू l/2। l/2 से l/2 कट गया तो f की वैल्यू आई n के इक्वल, और n कितना था, mg। तो आपने क्या देखा, इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यदि mg से कम रहेगी या इसके इक्वल रहेगी। अगर mg से कम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन एज तक नहीं पहुंचेगा, कोई और जगह लगेगा। मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगी कहां तक, l/2 से कम पे शिफ्ट होगा। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या है कि mg से कम या mg के इक्वल होगी, तो ये ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं होगा। ये तो आपने देखा।
लेकिन यदि कोई स्टूडेंट क्या है कि टॉर्क इस सेंटर मास का अबाउट लेने की जगह किसी और पॉइंट पे लेता, तो फिर अपन क्या करते? तो देखो मान लो क्या है कि आप टॉर्क सपोज किया कि यहां पे ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो देखिए यहां पे भी देख लीजिए, आंसर चेंज नहीं होगा आपका, लेकिन क्या है कि सॉल्यूशन आपका लेंथी हो जाएगा। और सॉल्यूशन आपको लेंथी करना नहीं है, कंफ्यूजन में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्शन में मिस्टेक हो जाएगी तो आपको फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप ऐसा चक्कर ही मत करिए। सपोज आप क्या है कि टॉर्क ले रहे हैं इस पॉइंट पे, ये हमारी नॉर्मल डायरेक्शन थी, ये हमारा mg था। तो देखो इस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट आएगा क्लॉकवाइज, नॉर्मल डायरेक्शन का टॉर्क यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इस mg का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और ये सूडो फोर्स था। सूडो फोर्स कितना है यहाँ पे m इंटू a, इसका टॉर्क इस पॉइंट पे कैसा आएगा? तो देखो अब आपके पास क्या क्या हो गया, इक्वेशन में क्या किया गया? f इंटू ये क्लॉकवाइज था तो f इंटू l, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस mg इंटू l बाई, ये भी क्लॉकवाइज है, ये एंटीक्लॉकवाइज है, ये भी एंटीक्लॉकवाइज है, प्लस m इंटू l, एंटीक्लॉकवाइज को लिखा मैंने डॉट से, और ये m है, ये भी एंटीक्लॉकवाइज है, प्लस m है, m किसके इक्वल है यहाँ पे? f के इक्वल, तो m इंटू l बाई 2, ये एंटीक्लॉकवाइज है, इक्वल टू करेंगे तो 0। तो हमें क्या इक्वेशन मिल रही है? तो हमें इक्वेशन मिली, देखो एंटीक्लॉकवाइज टॉर्क का क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल कर दो, तो f इंटू l प्लस mg इंटू l बाई 2, m कितना था आपका? mg इंटू l, और m क्या था? f इंटू l बाई 2, ये f इंटू l बाई 2 इधर आ जाएगा तो क्या बच गया? ये बच गया f इंटू l बाई 2, mg इंटू l बाई 2 इधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? mg इंटू l बाई 2 बचा, l बाई 2 से l बाई 2 कैंसिल हो गया, तो f कितना आ गया फिर से mg। तो आपका आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन आप क्या है कि अल्टीमेटली फंस जाएंगे, लेंथी हो जाएगा, और कुछ क्या है कि टॉर्क का साइन कंसीडर करने में मिस्टेक होगी तो इतना टाइम आपका नेट भी होगा नहीं। तो आप क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या है कि एग्जाम में इस तरीके से ना करें। अब आपको क्या है कि एक और इलस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूं, देखिए, जो फिर से क्या है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात बता रहा हूं आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। जब कोलिजन थ्योरी आप पढ़ेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे हमेशा क्या है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में निकाला जाता है, पॉइंट ऑफ कोलिजन पे निकाला जाता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। ई क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है तो ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो ई की वैल्यू कितनी होती है? 0। हमेशा क्या है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन की डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स काम करते हैं, उसी डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में मोमेंटम एक्सचेंज होता है कोलाइडिंग पार्टिकल का, और कोलाइडिंग पार्टिकल का मोमेंटम एक्सचेंज होने की वजह से कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज होते हैं। याद रखना, कोलिजन थ्योरी में कोलाइडिंग पार्टिकल्स के अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम चेंज होते हैं, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। सिस्टम का मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट होता है। बात करते हैं लाइन ऑफ टेंजेंट की। लाइन ऑफ टेंजेंट वो डायरेक्शन है जिधर कोई इंपल्सिव फोर्स काम नहीं करता, इसलिए क्या है कि लाइन ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या है कि कोई मोमेंटम एक्सचेंज नहीं होता, और मोमेंटम एक्सचेंज नहीं होने की वजह से कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज नहीं होते हैं। तो याद रखना, कभी भी क्या है कि कोलिजन थ्योरी में अगर मोमेंटम चेंज होगा कोलाइडिंग पार्टिकल का, तो केवल और केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम तो सभी डायरेक्शन में कांस्टेंट है। लेकिन क्या है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज हो सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है कोलाइडिंग पार्टिकल का, वही लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन होती है। कभी कभी इस तरीके से अपन क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। तो ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का एक इलस्ट्रेशन आपको बता रहा हूं, जिसमें क्या है कि बच्चों को अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखते हैं, यहां पे आपको क्या है कि बॉल दे रखी है जिसका मास m है, जो u वेलोसिटी से चल रही है। ये दूसरी स्टेशनरी बॉल है जो रेस्ट में पड़ी है। आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन होती है। ये फर्स्ट बॉल है। ये बात बताइए आपको जस्ट बिफोर कोलिजन
ये सेकंड बॉल है। ये आपको बात बताइए जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये यहाँ पे सेकंड बॉल इधर चली जाती है, ये सेकंड बॉल है जो यहाँ पे v वेलोसिटी जाती है, और ये फर्स्ट बॉल है, ये भी v वेलोसिटी से चलती है। दोनों क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से, इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से 30 डिग्री एंगल पे जाती है। आपको यहाँ पे बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर है, क्योंकि यदि लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मालूम नहीं चला तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी इक्वेशन ऑलवेज हमेशा किधर लिखते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में। द इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिटन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज लाइन ऑफ कोलिजन। Okay, just before collision and just after collision, you have to write the velocities along line of impact. Okay, और line of impact क्या डायरेक्शन है? Line of impact is a direction along which impulsive force acts. Only along that direction exchange of momentum takes place. तो यहाँ पे देखिए सेकंड बॉल के पास तो क्या है कि कोई मोमेंटम था ही नहीं, सेकंड बॉल के पास मोमेंटम आया, इसका मीनिंग यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में मोमेंटम एक्सचेंज होता है, तो कोलाइडिंग पार्टिकल के मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में क्या है कि चेंज होने की वजह से आएंगे, तो ये हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। हमको क्या है कि जब भी क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखनी है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 जो हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, किधर लिखते हैं, हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में सबको लिख दीजिए। देखो ये तो v था, इसका कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा v cos 60, ये तो वेलोसिटी इसकी 0 है, इसका भी कंपोनेंट क्या है कि लाइन ऑफ कोलिजन की डायरेक्शन करेंगे, जो बच्चे कई बार नहीं करते हैं, सीधा u लिख जाते हैं तो गलत हो जाता है। इसका कंपोनेंट डायरेक्शन कितना होगा, u cos 30। सबसे पहले इक्वेशन लगा दीजिए लाइन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या इक्वेशन बनी, mu प्लस 0 इक्वल टू क्या बना, mv cos 30 इंटू 2। ये तो हमारा लाइन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, mu इक्वल टू आ गया 2mv, और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो m से n कट गया, तो यहां से क्या आ गया आपका v कितना आ गया, v आ गया u/√3। अब आपको लिखनी इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। बड़ा मजा आएगा जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, और यदि क्या है कि आपने यदि इस क्वेश्चन को यहां नहीं देखा होता और शायद एग्जाम आ गया होता तो जरूर गलती करने के चांस होते। कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वही सही कर पाते। तो देखिए ये क्या लिखते हैं, v2 माइनस v1, v2 तो यहाँ v है, v2 माइनस v1 मैंने क्या बोला, किधर लिखना है कंपोनेंट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 60 अपॉन u1 माइनस u2, इसका भी कंपोनेंट किधर लिखना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में। जो बच्चे नॉर्मली नहीं लिखते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। u cos 30 माइनस 0 सोल्व करेंगे, v माइनस v cos 60 तो कितना हो गया, v/2, u cos 30 कितना हो गया, u √3/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया, v/u√3, और v की वैल्यू कितनी, u/√3, v की वैल्यू कितनी है, u/√3, और ये कितना u√3, u से u कट गया तो आंसर कितना आ गया 1/3। तो यहाँ पे ये e की वैल्यू है 1/3। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टाइम कम है इसलिए किया कि आप सारी इंपॉर्टेंट चीजों को क्या है कि ध्यान से रखिए कि पिछले सालों में क्या है कि नीट में पिछले 10 सालों में क्या है कि क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का। अगर आप उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है कि टाइमली प्रिपरेशन करेंगे तो 100% गारंटी से क्या है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसीलिए मैं क्या है कि आपके लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बताने आया हूँ। हमारा क्या है कि यहाँ पे जो ऐप बना हुआ है उसका नाम है मेडिटेक। मेडिटेक ऐप के अंदर हमने क्या है कि अभी आपको क्या है कि सारे इंपॉर्टेंट क्या है कि चैप्टर्स में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को क्या है कि कोइंसाइड वे में ब्रीफ में बताने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि कुछ चैप्टर्स के क्या है कि मैंने आपको क्या है कि सॉल्यूशंस तो उसमें डाल भी दिए पहले से। सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी बाउंड, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम, इनके तो क्या है कि मैं सॉल्यूशंस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे ट्रिक सारे क्या है कि उनके कंसेप्ट और उसके क्या है रिलेटेड थ्योरी उसके अंदर उस ऐप में डाल चुका हूं। ऐप का नाम है मेडिटेक। और धीरे धीरे क्या है कि अभी 3-4 दिन के अंदर क्या है कि इस ऐप के अंदर सारी चीजें आपको मिलेगी। यदि आप उन चीजों को क्या है कि मेडिटेक ऐप जो है उस मेडिटेक ऐप को क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और यदि क्या है कि फ्री डाउनलोड करने के बाद आप उसको क्या है कि रिफर करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, तो क्या है कि टाइम तो कम है लेकिन टाइम कभी क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा। यदि आप क्या है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजों को सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे। उस ऐप के अंदर क्या है कि सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्या है कि कम टाइम के अंदर आप क्या है कि बेहतरीन तरीके से परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। मेरे 22 इयर्स का रिच टीचिंग एक्सपीरियंस का यदि आपको क्या है कि फायदा मिलेगा तो सोचो जो प्रिपरेशन को आप एक साल में करते हैं आपकी प्रिपरेशन क्या है कि 22 टाइम्स हो जाएगी। तो आप क्या है कि ध्यान से पढ़िए, पेशेंस से पढ़िए,
बिना डर के पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए, एक्सपेक्टेड चीजें पढ़िए और क्या है कि सारे कंसेप्चुअल क्या है कि फंडामेंटल्स आप पढ़िए। ये सारी चीजों का कवरेज आपको क्या है कि मेडिट्रैक के ऐप को आप क्या है कि फ्री डाउनलोड करिए वहां से गूगल प्ले स्टोर से और आज ही इमीडिएटली क्या है कि उससे क्या है कि पढ़ना शुरू करिए और आपके क्या है कि सिलेक्शन को क्या है कि इंश्योर करिए। आपके सिलेक्शन क्या है कि होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन कब होता है? जब आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आपके कंसेप्चुअल फंडामेंटल एकदम शार्प होते हैं। तो आपके कंसेप्चुअल फंडामेंटल शार्प रहेंगे, जो चीजें आपकी छूट गई होगी कम टाइम होने की वजह से, क्योंकि आप सारी चीजों को नहीं ढूंढ सकते हैं। जैसा अभी आपने आर्टिकल देखा था, तो जिन चीजों को आप नहीं ढूंढ पाएंगे उन चीजों को क्या है कि मैं ढूंढ के लिए आपके लिए लाया हूं। इसलिए क्या है कि कम टाइम में भी आप क्या है कि बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का क्या है कि मैंने क्या है कि वहां पे समावेश किया है, जिनको करने के बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या है कि उस कंसेप्चुअल बैकग्राउंड से क्या है कि क्वेश्चन को आराम से सही सोल्व कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन को क्या है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।